नमस्कार, सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या फर्टिलाइजेशन के बाद आवर्तबीजी पादपों में क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि 3 प्रकार की घटनाएं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस यानी निषेचन से पहले वाले परिवर्तन, जिसमें क्या होंगे, युग्मकों का निर्माण होगा और युग्मक एक दूसरे के पास में आएंगे। आवर्तबीजी पादपों में युग्मकों को पास में लाने के लिए सबसे पहले परागण की क्रिया होती है और उसके बाद पराग कणों के अंकुरण से पराग नलिका है वो नर युग्मकों को मादा युग्मक के पास ले जाती है। फिर दूसरा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया होगी और तीसरा इसके बाद है वह है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या निषेचन के बाद परिवर्तन। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं? सबसे पहला इसमें होगा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष का निर्माण। दूसरा इसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी भ्रूण निर्माण, इसको एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं, भ्रूण परिवर्धन भी कहते हैं। तीसरा इसमें फॉर्मेशन ऑफ सीड यानी बीज निर्माण। और चौथा इसके अंदर आएगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट यानी फल निर्माण। तो आज इस वीडियो में भ्रूणपोष और भ्रूण परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं भ्रूणपोष का निर्माण या डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उसमें पहला सिनगेमी जिसके परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है, जबकि दूसरा ट्रिपल फ्यूजन त्रिक संलयन जिसके परिणाम स्वरूप सेंट्रल सेल में यानी इसको केंद्रीय कोशिका कहते हैं और इस केंद्रीय कोशिका में त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। और इसमें आगे विभाजन से विभेदन से क्या बनेगा, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बनेगा। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि आवर्तबीजी पादपों में ये भ्रूणपोष ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया के द्वारा बना है और फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है। ये त्रिगुणित संरचना है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली संरचना है। जबकि जिम्नोस्पर्म की अपन तुलना करें तो जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष अगुणित होता है क्योंकि उसका निर्माण फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में कई बार भ्रूणपोष से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले, एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से बाद बनता है। जिम्नोस्पर्म में अगुणित होता है जबकि एंजियोस्पर्म में ये त्रिगुणित संरचना है। फिर इससे संबंधित ध्यान रखना कि सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों घटनाएं डबल फर्टिलाइजेशन से संबंधित है, परंतु ट्रिपल फ्यूजन सिनगेमी से थोड़ा पहले होता है। त्रिक संलयन की क्रिया युग्मक संलयन की क्रिया से या सत्य निषेचन से थोड़ी पहले होती है और भ्रूणपोष का परिवर्धन या भ्रूणपोष निर्माण की प्रक्रिया भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया से
पहले शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक पोषक उत्तक है, भ्रूणपोष। इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, इसमें प्रोटीन है, वसा है या और कोई भी पदार्थ इसमें भरा हुआ रहता है। और ये भ्रूणपोष परिवर्तनशील या वृद्धिशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसका निर्माण पहले होगा, तभी ये परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण देने का कार्य कर पाएगा, इसलिए इसका निर्माण पहले शुरू होता है। तो अब भ्रूणपोष निर्माण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला है वह है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसको केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। दूसरा इसमें सेलुलर एंडोस्पर्म, इसको कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। और तीसरा इसमें वह है हिलोबियल भ्रूणपोष। हिलोबियल हो गया, हिलोबियल एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा वो अभी मैं बता रहा हूं आपको। ये सेंट्रल सेल है, यहां पर ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। तो सबसे पहले इस केंद्रक में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन सामान्यतया केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता रहता है, परंतु यहां पर केंद्रकों का विभाजन होगा, परंतु केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार का विभाजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या मुक्त केंद्रकीय विभाजन कहलाएगा। और इस विभाजन से बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर केंद्रक बन जाएंगे। फिर इसमें रिक्तिकाएं बनेगी सेंटर में, और उन रिक्तिकाओं के बनने से इसका कोशिका द्रव्य या केंद्रक है वो परिधि की तरफ चला जाता है। यानी इसमें सेंटर में वैक्यूल बन गई, ये रिक्तिका बन गई, तो ये इसका पेरिफेरल पोर्शन हो गया, परिधीय भाग जहाँ पर कोशिका द्रव्य है, और ये इसके केंद्रक है। यानी बहुत सारे केंद्रक यहाँ पर तैरते हुए आपको दिखेंगे। तो इस प्रकार का भ्रूणपोष केंद्रकीय भ्रूणपोष कहलाता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाता है। और अधिकतम आवर्तबीजी पादप कुल में ये केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला भ्रूणपोष केंद्रकीय भ्रूणपोष है। यहाँ पर उदाहरण ध्यान रखना, एक नारियल का जो पानी है यह फ्री न्यूक्लियर या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जिसमें बहुत सारे केंद्रक तरल पदार्थ में मुक्त रूप से तैरते रहते हैं। इसमें भ्रूणपोष परिवर्तन की अंतिम प्रावस्थाओं में क्या होगा कि इन केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति का निर्माण होना शुरू होता है, और कोशिका भित्ति बनने से ये संरचना बाद में कोशिकीय हो जाती है। तो सबसे पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा इसमें सेलुलर एंडोस्पर्म कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इसमें क्या होगा कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो केंद्रीय कोशिका थी, इसको प्राथमिक
भ्रूणपोष कोशिका कहते हैं। इसमें जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता रहता है, जिससे संपूर्ण संरचना सेलुलर या कोशिकीय हो जाती है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। अब नारियल से संबंधित ही अपन यहां पर देखें तो जो नारियल गिरी है, जो नारियल के अंदर जो वाइट वाइट भाग, जो नारियल की गिरी, वह कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है, सेलुलर एंडोस्पर्म का उदाहरण है। नारियल पानी तरल भ्रूणपोष भी कहते हैं, इसको लिक्विड एंडोस्पर्म या तरल भ्रूणपोष, जबकि नारियल की गिरी कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाएगी। यानी संपूर्ण संरचना जैसे केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका विभाजन, कोशिका भित्ति का निर्माण होता रहता है, तो ये संरचना पूरी सेलुलर हो गई, तो वो एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया। और इस प्रकार के भ्रूणपोष से ऑस्टोरिया निकलते हैं, जैसे यहाँ से ये निकल गया, ये निकल गया, इसको चुस्कांग कहते हैं, जो पोषक पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करता है। ये ऑस्टोरिया या चुस्कांग है। तीसरा है वह है हिलोबियल भ्रूणपोष। अगर इस चुस्कांग का नाम ध्यान रखना हो, उदाहरण तो एक याद रखना, जैसे गेमोपेटेली के सदस्य, नाम से पता है, गेमो मीन्स संयुक्त, पेटल का मतलब दल, दल संयुक्त वाले कुल, गेमोपेटेली। इसमें एक उदाहरण ध्यान रखना, वर्बेस्कम। इसमें कोशिकीय भ्रूणपोष में ऑस्टोरिया या चुस्कांग पाए जाते हैं। तीसरा हिलोबियल भ्रूणपोष या हिलोबियल एंडोस्पर्म, तो यह मोनोकोट के हिलोबियल्स ऑर्डर या हिलोबियल्स गण में पाया जाता है। इसमें क्या होगा कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है, ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, इसमें पहला विभाजन अनुप्रस्थ होगा, ट्रांसवर्स होगा, तो दो असमान आकार की कोशिका बनेगी। एक कोशिका जो निभाग की तरफ है, वह कोशिका छोटी होती है, जबकि दूसरी कोशिका बीजांड द्वार की तरफ है, वह कोशिका बड़ी होती है। अब जो निभाग की तरफ छोटी कोशिका है, इसमें जो केंद्रक है, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होंगे, जबकि जो बड़ी कोशिका बीजांड द्वारीय छोर की तरफ है, इसमें केंद्रक विभाजन से साथ साथ कोशिका भित्ति बनती रहेगी, यानी यह संरचना कोशिकीय हो जाएगी। अर्थात इसमें केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोष का मिश्रण पाया जाता है। किसमें? हिलोबियल भ्रूणपोष में। अब भ्रूणपोष का कार्य तो सिंपल सा ध्यान रखना कि भ्रूणपोष परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब आगे अगला टॉपिक है, वह है भ्रूण परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो 2 नंबर, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या भ्रूण परिवर्तन और जाइगोट से भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया, इसको हम एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं। अब आपको पता है कि भ्रूण का परिवर्तन किससे होता है। तो भ्रूण का परिवर्तन द्विगुणित कोशिका, जाइगोट या युग्मनज से होता है। युग्मनज किसके परिणाम स्वरूप बना? सिनगेमी
या ट्रू फर्टिलाइजेशन से, यानी एक मेल गैमेट अंड कोशिका से संयोजित होगा तो जाइगोट बनेगा। कहाँ बन रहा है? तो ये बीजांड की संरचना वापस आप माइंड में रखना। ओव्यूल हो गया और इसमें यहां पर अंड कोशिका थी जहां नर युग्मक के संयोजन से जाइगोट बन गया और इस स्थान पर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक था जिसमें विभाजन से इस स्थान पर यहाँ पर एंडोस्पर्म बन गया है, इस स्थान पर भ्रूणपोष बन गया है। तो ये भाग क्या है? ये भाग जाइगोट या युग्मनज का है और ये सिरा कौन सा है? माइक्रोपाइलर एंड या इसको बीजांड द्वारीय सिरा कहते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आवर्तबीजी पादपों में मोनोकोट और डाइकोट दोनों में प्रारंभिक भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया समान होती है, परंतु उसके बाद दोनों में कुछ परिवर्तन आते हैं। आपके सिलेबस में यहाँ पर उदाहरण स्वरूप एक द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण निर्माण को समझाया गया है और यहाँ आपको उदाहरण ध्यान रखना है। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, इसको सेफर्ड पर्स या गडरिये का बटुआ कहते हैं। और सबसे पहले एंस्टीन, ईयर आप ध्यान रखना 1870, बुक में 1840 है, उसकी जगह आपको 1870 ध्यान रखना है। एंस्टीन ने 1870 में पहली बार कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस में भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन किया। अब भ्रूण परिवर्धन कैसे हो रहा है वो देख रहे हैं। तो ये एक कोशिका युग्मनज की, अब सिरे को ध्यान रखने के लिए ध्यान रखना, ये माइक्रोपाइलर एंड है, बीजांड द्वारीय सिरा है, ये जाइगोट है। तो सबसे पहले इस जाइगोट में एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा। सबसे पहला विभाजन कौन सा हो गया? इसमें अनुप्रस्थ विभाजन या इसको ट्रांसवर्स डिवीजन कहेंगे। और अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेगी? 2 कोशिका। एक कोशिका है, इसको बीच में से जैसे आप काट रहे हो तो एक ऊपर एक नीचे, 2 कोशिकाएं बन गई यहाँ पर। तो 2 कोशिकाएं बन रही है यहाँ पर। जो कोशिका निभाग की तरफ बनती है उस कोशिका को टर्मिनल सेल या इसको शीर्षस्थ कोशिका कहेंगे, जबकि बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ है इस कोशिका को बेसल सेल या आधारीय कोशिका कहते हैं। अब आगे ध्यान रखना कि ये बेसल सेल सामान्यतया भ्रूण निर्माण में भाग नहीं लेती है। इस बेसल सेल से एक लंबी संरचना का निर्माण होता है। इस संरचना को सस्पेंसर या निलंबक कहते हैं। शीर्षस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल है, ये कोशिका विभिन्न प्रकार के विभाजनों से भ्रूण का निर्माण करती है, एम्ब्रियो या भ्रूण बनाती है। तो कैसे विभाजन होंगे, कैसे भ्रूण बनेगा, वो आगे देखते हैं अपन। ये 2 कोशिका, ये माइक्रोपाइलर एंड। इस कोशिका में आपको ध्यान रखना है कौन सी? बेसल सेल या आधारीय कोशिका।
इस कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। दोनों में साथ साथ विभाजन की प्रक्रिया चलती है। समझाने के हिसाब से मैं अभी ये कह रहा हूँ कि इस कोशिका में बहुत सारे अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे 7 से 10 कोशिकीय एक लंबी संरचना का निर्माण होता है। वह संरचना सस्पेंसर या निलंबक कहलाएगी, जो परिवर्तनशील भ्रूण को भ्रूणपोष में धकेलने का कार्य करती है। यहाँ भ्रूण बन रहा है, यहाँ भ्रूणपोष है, तो इसके अंदर धकेलने का कार्य बनने वाली संरचना सस्पेंसर के द्वारा होता है। तो अभी ये कोशिका कौन सी है? ये कोशिका टर्मिनल सेल है। अब इस कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन हुए, ये अनुप्रस्थ विभाजन है, अनुप्रस्थ विभाजन। तो क्या बन रहा है? सस्पेंसर बन रहा है। अब यहां पर ध्यान रखना कि इस सस्पेंसर की वह कोशिका जो बीजांड द्वार की तरफ है, यहां पर है सस्पेंसर की कोशिका। ये कोशिका बाकी कोशिकाओं से फूल करके बड़ी हो जाती है। ये कोशिका बाकी कोशिकाओं से फूलकर बड़ी हो गई और इस कोशिका को पोस्टोरियल सेल या चुस्कांग कोशिका कहते हैं। तो ये सेल हो गई कौन सी? इसको पोस्टोरियल सेल या चुस्कांग कोशिका कहते हैं, जो पोषक पदार्थों के अवशोषण का कार्य करती है। अब यह कोशिका कौन सी? टर्मिनल सेल। अभी बताया विभाजन साथ साथ चलते रहते हैं। तो इस कोशिका में सबसे पहले एक लंबवत विभाजन होगा, यानी यह विभाजन हो गया लंबवत। कितनी कोशिका बन गई? 2 कोशिका बनी। तो जो पहला लंबवत विभाजन हुआ था, इसके समकोण पर, यानी इस प्रकार से इसके समकोण पर दूसरा लंबवत विभाजन होगा। अब यहां पर 3D नहीं है, तो 2D में वो विभाजन आपको नहीं दिखेगा। विभाजन ऐसे होता है, आप आलू ले लो, एक बार आलू को आपने खड़ा काट लिया, दूसरी बार उसके समकोण पर काट लिया, कितने भाग बनेंगे? 4 भाग। यानी यहाँ पर कितनी कोशिका बनेगी? 4 कोशिका बनेगी। सामने से आपको 2 दिखेगी, 2 कोशिका इसकी पीछे की तरफ रह जाएगी। अब 4 कोशिकीय अवस्था को क्वाड्रेंट कहते हैं। 4 कोशिकीय अवस्था क्वाड्रेंट कहलाती है। फिर इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कितनी कोशिका देखी? 4। 4 कहां रह गई? इसके पीछे। तो यह संरचना ऑक्टेंट कहलाती है, अष्टांश कहलाती है। 8 कोशिकीय अवस्था, सामने से 4 दिखेगी, 4 इसके पीछे की तरफ रहेगी। अब इन कोशिकाओं में एक परिणतक विभाजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। परिणतक विभाजन का मतलब, जैसे ये 4 कोशिका बनी है, इसमें इस तरह का विभाजन होगा, ये विभाजन। तो 1 2 3 4, 4 इसके पीछे की तरफ, 8 कोशिकाएं अंदर की तरफ, और 1 2 3 4 और 4 कोशिका इसके पीछे की तरफ, यानी 8 कोशिका बाहर की तरफ बनती है। टोटल कितनी कोशिकाएं बन गई? 16 कोशिकाएं बन गई। ये संरचना यहाँ पर आपको पता है, ये हाइपोफाइसिस, ये सस्पेंसर वाली। अब जो बाहर वाली 8 कोशिका है, इन कोशिकाओं में अपनतक विभाजन होता है, एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। यानी इस तरह से विभाजन होगा इनमें, यहाँ पर एंटीक्लिनल डिवीजन या अपनतक विभाजन होगा। और इन विभाजनों से ये जो संरचना बन रही है बार वाली,
इस संरचना को डर्मेटोजन कहते हैं। हिंदी में इसको त्वचाजन कहते हैं। जबकि अंदर वाली जो कोशिका है 8, इनमें लंबवत एवं अनुप्रस्थ विभाजन होंगे और लंबवत और अनुप्रस्थ विभाजनों से यहां पेरिब्लम, जिसको वल्कुटजन कहते हैं, और दूसरा प्लीरोम, इसको रंभजन कहते हैं। यानी इसके द्वारा वल्कुट और इसके द्वारा रंभ, जिसमें जाइलम फ्लोएम आ रहे हैं, संवहन तंत्र आ रहा है, ये रंभजन प्लीरोम के द्वारा बनेगा। तो ये दोनों भाग इन अंदर वाली कोशिकाओं में लंबवत और अनुप्रस्थ विभाजनों से बनेंगे। अब इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो जाइगोट था, इसमें विभाजन हुआ, ये 2 कोशिकीय की अवस्था, सामान्यतया 2 से जो 4 कोशिकीय की अवस्था होती है, इसको प्रोएम्ब्रियो या प्राक भ्रूण कहते हैं। और इसके बाद ये संरचना जिसमें भ्रूण आपको गोलाकार रूप में दिखाई देता है, तो ये भ्रूण परिवर्धन की ग्लोब्यूलर स्टेज कहलाती है। या यहाँ पर भ्रूण है वो गोलाकार होता है, इसे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं। अब सस्पेंसर, ये कोशिका कौन सी हो गई? पोस्टेरियल सेल। यहां पर यह कोशिका सस्पेंसर की जो भ्रूण के समीप है, इस कोशिका को हाइपोफाइसिस, हिंदी में इसको कहते हैं अधस्फीतिका। यह अधस्फीतिका क्या करेगी? इस अधस्फीतिका में भी लंबवत ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर भ्रूण का रेडिकल या भ्रूण का मूलांकुर बनेगा। मूलांकुर का मतलब इस भाग से मूल का अंकुरण या मूल निकलती है। मूलांकुर, मूल का अंकुरण हो रहा है इस जगह से, रेडिकल से या मूलांकुर से। तो ये भाग हाइपोफाइसिस से बनेगा। यानी इसमें भी विभाजन हो रहे हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप एक भाग रूट कैप बनाएगा, एक भाग इसका कॉर्टेक्स बनाएगा। तो ये संरचना रेडिकल के अंदर है, जो किससे बन रहा है? हाइपोफाइसिस से या अधस्फीतिका से बनेगा। भ्रूण परिवर्धन में अब आगे इससे क्या क्या संरचनाएं बनेगी वह आपको ध्यान रखना है, जिसमें एक नाम आ रहा है प्लूम्यूल, इसको प्रांकुर कहते हैं। दूसरा नाम आ रहा है कोटिलिडन्स, इसको बीजपत्र कहते हैं। द्विबीजपत्री है तो इनकी संख्या 2 होगी। तीसरा शब्द इसमें यहाँ आ रहा है एपिकोटाइल, इसको बीजपत्रोपरिक कहते हैं। और दूसरा इसमें एक शब्द आ रहा है हाइपोकोटाइल, इसको बीजपत्राधार कहते हैं। अब ये सब संरचना है इस भाग के द्वारा बन रही है। एक शब्द ध्यान रखना कि ये शीर्षस्थ कोशिका थी, इसमें ये 4 कोशिकाएं, 4 कोशिका इसके पीछे की तरफ, यानी 8 कोशिकीय अवस्था है। तो इसका जो ये अपर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन ये संरचना बनाता है। लोअर पोर्शन, इसके द्वारा हाइपोकोटाइल या बीजपत्राधार का निर्माण होगा। फिर आगे डेवलपमेंट में ध्यान रखना है कि अभी ये संरचना कैसी है? ग्लोबुलर है। धीरे धीरे ये अपना आकार परिवर्तित करेगा और
भ्रूण की संरचना हृदयाकार होती है या इसको हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो कहते हैं। आपको एम्ब्रियो इस तरह का दिखाई देगा। ये इस निलंबक वाला पोर्शन हो गया, ये इसका स्टील हो गया, और ये बाहर की तरफ इसकी एपिडर्मिस होगी, और ये वाला भाग इसका कॉर्टेक्स का हो गया। हार्ट शेप से आगे और संरचना परिवर्तित होती है। संरचना इसकी टॉर्पिडो यानी खांची गहरी हो जाती है, इस तरीके की संरचना। और उसके बाद कोटिलिडनरी स्टेज आती है, लास्ट स्टेज इसकी कोटिलिडनरी स्टेज या बीजपत्रीय अवस्था। और ये अवस्था इसकी परिपक्व भ्रूण की है। तो अगला डायग्राम, जो लास्ट डायग्राम आपको ये बनाना है, परिपक्व भ्रूण का बनाना है। तो बीजपत्रों की ग्रोथ होगी और बीजपत्र मुड़ेंगे, वो वाला डायग्राम इसके अंदर आपको बताना है। कोटिलिडनरी स्टेज या बीजपत्रीय अवस्था। तो डायग्राम में ये इसका एक बीजपत्र, ये इसका दूसरा बीजपत्र, ये संरचना इसकी, ये सस्पेंसर वाला भाग, ये ऑस्टोरियल सेल वाला हो गया, ये निलंबक का हो गया। अब ये पोर्शन इसकी एपिडर्मिस का है। तो पूरी सतह पर आपको ये एपिडर्मिस आपको बतानी है। एग्जाम में भी डायग्राम आए तो ये बताना है आपको। संपूर्ण सतह पर तो इस तरह से सभी जगह पर ये एपिडर्मिस होगी। एक और ये दूसरा, ये दो क्या है? बीजपत्र है, कोटिलिडन्स है। द्विबीजपत्रिका पढ़ रहे हैं तो बीजपत्रों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। इसमें यहां पर ये एक काल्पनिक रेखा, इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस या इसको भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। ये एक भ्रूणीय अक्ष है और इस भ्रूणीय अक्ष पर 2 बीजपत्र लेटरल कंडीशन में पार्श्वीय स्थिति में जुड़े हुए हैं। समझने के हिसाब से यहां पर ये एक बीजपत्र और ये दूसरा बीजपत्र इस भ्रूणीय अक्ष पर जुड़े हुए हैं। तो जहां बीजपत्र जुड़ रहे हैं, इन बीजपत्रों के जुड़ने के संधि स्थल से भ्रूणीय अक्ष का जो ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग, इसको बीजपत्रों परिक कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं। और बीजपत्रों के संधि स्थल से भ्रूणीय अक्ष का नीचे वाला भाग, इस भाग को बीजपत्राधार कहते हैं, हाइपोकोटाइल। संधि करेंगे, बीजपत्र ऊपरी, बीजपत्रों के संधि स्थल से ऊपर वाला भाग, और बीजपत्र आधार, बीजपत्रों के संधि स्थल से आधारीय भाग। तो जो बीजपत्रों परिक है, ये बीजपत्रों परिक प्रांकुर में समाप्त होता है, जबकि बीजपत्राधार है, ये भाग मूलांकुर में समाप्त होता है। यानी इस स्थान पर इनका प्लूम्यूल है, प्रांकुर है। ये वाला भाग यहाँ पर, ये पोर्शन इसका मूलांकुर का है, ये भाग इसका रेडिकल हो गया, ये भाग प्लूम्यूल हो गया। ये इसके बीजपत्र किससे बने?
इस परिवर्धन में आपको बता रखा है। ये कोशिका कौन सी? चुस्कांक कोशिका। ये भाग क्या? निलंबक। इसमें सेंटर वाले भाग में आपको इसका संबंधीय भाग वेस्कुलर पोर्शन बनाना है। ये इसका रंभ हो गया, ये इसका स्टिल हो गया। और एपिडर्मिस के अंदर और रंभ से बाहर वाला ये पूरा भाग, ये भाग कॉर्टेक्स, ये भाग वल्कुट का है। तो ये संपूर्ण संरचना एक परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण की है। ध्यान रखना इसमें भ्रूणीय अक्ष पर बीजपत्र पार्श्वीय स्थिति में होते हैं, लेटरल स्थिति में। प्रांकुर बीजपत्रोपरिक का अंतिम भाग है, जबकि मूलांकुर बीजपत्राधार का अंतिम भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके साथ एक बीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन आपके कोर्स में नहीं है, परंतु इससे संबंधित सामान्य बात ये ध्यान रखना कि एक बीजपत्रियों में बीजपत्र की संख्या, एक बीजपत्री भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या 1 होती है, सिंगल कोटिलेडन्स होता है। और वह बीजपत्र पार्श्वीय स्थिति में नहीं होता है, वह बीजपत्र शीर्षस्थ स्थिति में होता है। और इससे संबंधित ग्रासेज में ध्यान रखना, जो घास है, घास में जो सिंगल कोटिलेडन्स है उसको स्कूटेलम कहते हैं। स्कूटेलम, एकल बीजपत्र स्कूटेलम। दूसरा यहाँ पर विभेदन आपको यह ध्यान रखना है कि एक बीजपत्रियों में जो प्रांकुर है उस पर एक रक्षात्मक आवरण पाया जाता है और उसको कॉलियोप्टाइल कहते हैं, हिंदी में प्रांकुर चोल कहते हैं। और जो मूलांकुर है उस पर रक्षात्मक आवरण पाया जाता है, उसको कोलियोराइजा या मूलांकुर चोल कहते हैं। तो ये सामान्य कंडीशन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में बीज और फल निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।